हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है MMS। प्यारे बच्चों, हमने जो लास्ट में लेक्चर अपन ने फ्रिक्शन का कंप्लीट कर दिया था और आज अपन का लेक्चर है दैट इज़ वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, पहले सबसे पहले वर्क पढ़ेंगे, फिर एनर्जी और फिर अपन पावर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एनर्जेटिक के साथ में। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो, तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन वर्क को पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्प्रिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम और लास्ट में अपन पावर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बिना टाइम इनका जो वेटेज है, वेटेज देखो ध्यान से। इसका जो अपने पास वर्क डन बाय फोर्स का जो वेटेज है वो कितना है 43%। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा है, फिर बाद में जितने भी है वो एवरेज ही है, ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो आज वो अपन कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। देखो, कोई भी वर्क डन होता है वो किसी न किसी फोर्स के द्वारा होता है। अगर अपन ये कहे कि कोई वर्क डन हुआ है तो अपन डायरेक्ट ये जो डेफिनेशन है वो एक इनकम्प्लीट है। ठीक है, वर्क डन हमेशा किसी न किसी फोर्स का होगा। वो हो सकता है फोर्स कोई टेंशन हो फोर्स, ठीक है, वो स्प्रिंग फोर्स हो, ठीक है, वो अपने पास फ्रिक्शन फोर्स हो, बहुत सारे टाइप के फोर्स है उनके द्वारा हो सकता है। तो जो फोर्स जो वर्क डन होता है वो किसी न किसी फोर्स के द्वारा होता है। और दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स और एक वेरिएबल फोर्स। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन का क्या फॉर्मूला रहता है और वेरिएबल के द्वारा क्या रहता है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले फोर्स जब कांस्टेंट है। ठीक है, फोर्स जब कांस्टेंट है तो इस केस में कैसे करेंगे। ये सपोज करो यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m है। इसके ऊपर मैंने ऐसे फोर्स लगाया है तो यहाँ से लेके ये यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस हो गई बॉडी। तो मुझे बताना है कि इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ। तो वो कैसे लिखेंगे, इस फोर्स का इस तरफ जो कंपोनेंट है दैट इज F कोस थीटा और इस तरफ वाला जो कंपोनेंट है दैट इज F साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ का जो वर्क डन अपन कांस्टेंट फोर्स के द्वारा लिखते हैं दैट इज F वेक्टर डॉट डी वेक्टर, जितना डिस्प्लेस हुआ। अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो एफ डी कोस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, दो वेक्टर है अपने पास जिसका डॉट प्रोडक्ट लिखना होता है। ठीक है, वो इसको कैसे लिखते हैं एफ इंटू डी और इसके बीच में अपन लिखा देते हैं कोस थीटा। और थीटा क्या है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं अपन दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं कि देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है, सॉरी वर्क डन का, ये अपने पास जो वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आया दैट इज एफ डॉट डी और ये अपने पास होता है एफ डी कोस थीटा। ये कांस्टेंट फोर्स का लिखना होता है जब अपने पास फोर्स क्या हो कांस्टेंट। ठीक है, तो दो तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि या तो आप फोर्स के कंपोनेंट ले लो, ठीक है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो या तो आप कंपोनेंट ले लो किसके, फोर्स के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा अपने पास कोस थीटा और ये हो जाएगा अपने पास एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे जो ये एफ साइन थीटा है इसका जो वर्क डन है वो जीरो है। तो यहाँ पे अपने पास जो एफ वर्क डन आ जाएगा एफ पैरेलल, ये अपने पास क्या है एफ पैरेलल है और ये क्या है एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से एफ पैरेलल इंटू डी कर सकते हो। तो आप वही करोगे, यहाँ से एफ कोस थीटा बनेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप ये कर सकते हो, ठीक है, ये अपने पास फोर्स है दैट इज डिस्प्लेसमेंट डी एंड एंगल बिटवीन थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा, इसका जो कंपोनेंट यहाँ पे निकल के आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा अपने पास डी कोस थीटा और ये आ जाएगा अपने पास डी साइन थीटा। तो यानी कि जिस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, जिस तरफ फोर्स लगा है और जिस तरफ डिस्प्लेस हुआ है वही अपने पास क्या कर देगा, वर्क डन दे देगा। तो यहाँ से अपने पास एफ इंटू या डी पैरेलल, ये अपने पास क्या है डी पैरेलल है दैट इज डी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके हैं। आप हो सकता है इसके फोर्स के कंपोनेंट ले लो और हो सकता है आप किसके ले लो, डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा फोर्स है, जैसे कि अपने पास कोई वेरिएबल फोर्स है, उसके द्वारा कैसे वर्क डन लिखा जाता है। तो देखो ये जो अपने फॉर्मूले लिखे ये कांस्टेंट फोर्स के लिए। ठीक है, तो सपोज करो अपने पास एक बॉडी है, बॉडी एम मास है और ये यहाँ से मान लो कि एक्स डिस्प्लेस हुई, डी एक्स डिस्प्लेस हुई, मैंने फोर्स एफ लगाया तो यहाँ पे कितनी डिस्प्लेस हुई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे बना देता हूँ, ई एफ डिस्प्लेस हुई। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा
दैट इज स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। ये क्यों लिखा बताओ? अगर सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूँ, ये एफ डी एक्स। ये लिखने का रीज़न ये है डी एक्स, क्योंकि इस डी एक्स के रेंज में जो फोर्स है लगभग अपन कांस्टेंट मान सकते हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज ले सकते हैं। अब अगर मुझे पूरा लिखना है तो क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे टोटल वर्क डन दे देगा। बस ये आपको वेरिएबल के केस में फॉर्मूला यूज में लेना है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एक्स आई से एक्स फाइनल ले सकते हो, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनल का वर्क डन। अब देखो सवाल है, क्या बोला है सवाल, जेई मेंस 15 अप्रैल का 2023 का, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 5। अपन को वेरिएबल फोर्स दिया है और वर्क डन पूछा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ, ये तो मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला आपको बताया। क्या बताया देखो लास्ट में, ये अपन ने बताया कि जब वेरिएबल आता है तो अपन ने फोर्स लिखो इंटू डी एक्स करो और इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ से अपन को क्या दिया है, देखो ध्यान से देखो, अपने पास जो वर्क डन आएगा निकल के कहाँ से कहाँ पूछा है, 2 से 4 तक पूछा है, और वो कितना हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास एफ कितना है 5x और डी एक्स हो जाएगा 2 से लेके 4 तक। तो ये 5 बार आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ 2 से 4। सिंपल सवाल था, 5/2 और ये हो जाएगा 16 माइनस 4, तो 12 यानी कि 30 जूल आ गया, ठीक है। सिंपल आंसर था, ठीक है, 30 जूल आ गया। तो ऐसे करने आपको सिंपल सवाल देते हैं, कोई ज़्यादा टफ देते नहीं, ठीक है। अब क्या बोला है कि फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल इन द एक्स डायरेक्शन वेयर फोर्स इज न्यूटन एंड द एक्स मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ये। तो देखो अपन को अब की बार वेरिएबल फोर्स दिया है और अपन को क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। तो अपन को पता है कि जब भी ऐसा वेरिएबल फोर्स है तो टोटल वर्क डन निकालना है, डेट इज यहाँ पे इनिशियल से कहाँ से कहा 0 से 4 तक पूछा है, और एफ इंटू डी एक्स कर देंगे, ठीक है। एफ अपन को कितना दिया है आई कैप में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ एक्स में करके, तो 2 + 3 एक्स है इंटू डी एक्स, ठीक है, 0 से 4। ये हो जाएगा अपने पास 2x प्लस ये हो जाएगा 3x²/2, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास लिमिट 0 से 4। तो इसको आप बस सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2 × 4 + 3 × 16/2, तो यहाँ से अपने पास 8 प्लस ये हो गया 24, 32 आ गया, है ना। बस ये सॉल्व करना था, 32 जूल आ जाएगा। ये सिंपल है, तो ऐसे कोई ज़्यादा टफ सवाल आते नहीं है, बस आपको अच्छे से सॉल्व करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपने पास आंसर आ गया। अब एक और सवाल है, अ स्मॉल पार्टिकल मूव्स द पोजीशन 5i कैप - 2j कैप + k कैप फ्रॉम इनिशियल पोजीशन अंडर द, ये अपन को दिया है एक्शन ऑफ द फोर्स, द वैल्यू ऑफ क्या बोला है अपन को, वैल्यू ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। वर्क डन अपन को निकालना है, और क्या क्या दिया है, इनिशियल पोजीशन दी है और फाइनल। तो सिंपल है, जबकि आपको ऐसा कोई दिया है कि मान लो अपन, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, इनिशियल पोजीशन दैट इज आर वेक्टर, R1 वेक्टर, और ये R2 वेक्टर। तो मुझे यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, ठीक है। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है इनिशियल फाइनल। तो यहाँ से अगर मुझे लिखना है RBA, तो ये हो जाएगा, तो RBA दैट इज हो जाएगा R2 - R1 वेक्टर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ट्राइंगल रूल लगा के, तो यहाँ से अपने पास R आ जाएगा, और जब मुझे वर्क डन लिखना है तो क्या लिख दूंगा, F डॉट RBA, क्या यही तो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा मैं, तो अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कांस्टेंट फोर्स है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, ठीक है, फोर्स इज अ कांस्टेंट, तो अपन इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लिख देंगे। तो पहले तो सबसे पहले बताओ इसका RBA कितना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, RBA अपने पास आ गया। देखो इनिशियल ये था, फाइनल ये था, तो फाइनल में के अंदर से ये घटा दूंगा, तो 3RBA अपने पास 5 - 2 3i कैप, ठीक है, और -2 - 5j कैप, और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 5k कैप। क्या यही हो जाएगा, मैंने सही लिखा है क्या, हाँ सही लिखा है। ये अपने पास, और फोर्स कितना दिया है 5i कैप + 2j कैप + 7k कैप। बस इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये अपने पास जो वर्क डन निकल के आएगा, ये आ गया 15, ये आ गया -10, और ये आ गया 35, ठीक है।
तो ये अपने पास 35, 40, 50 और 40 जूल आ गया। सिंपल था। बस आपको जब भी ऐसा दिया होता है तो डॉट प्रोडक्ट ले लो आप। आगे बढ़े क्या? चलो, ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये एडवांस का PYQ है, ठीक है। ये जेई एडवांस का PYQ है, अच्छा सवाल है। इसको कैसे करना है वो आपको अप्रोच बता देता। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ये शिफ्ट में दिख जाएगा जेई मेंस के, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसको क्या दिया अपन को? फोर्स दिया है, दैट इज़ वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ये अपन को क्या दिया है? फोर्स दिया है। और 1,1 से अपन को 3,2 तक फोर्स लिखना है। तो अपन को पता है कि आप फोर्स इज वेरिएबल, देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट आर वेक्टर या एक्स, है ना। ये अपन को लिखना है, या डी आर लिख देते हैं, या जो भी है। अपन को देखो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में दिया है, तो अपन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ वैसे। ये अपने पास हो जाएगा एफ एक्स वाला, ठीक है। ये एफ एक्स का हो जाएगा डी एक्स, और ये हो जाएगा एफ वाई का डी वाई। ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का वर्क डन टोटल आ जाएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्ट अपन ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास आई कैप में कितना है? वाई डी एक्स इंटीग्रेशन, और ये अपन को कितना दिया है? एक्स डी वाई। अब देखो, ये अगर एक्स डी एक्स होता तो अपन लिख सकते थे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बाय 2 करके सॉल्व। यहाँ पे अगर वाई डी वाई होता तो अपन वो भी लिख सकते थे, दैट इज वाई स्क्वायर बाय 2 करके लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो वाई डी एक्स हो रहा है, एक्स डी वाई है। तो अपन इंटीग्रेशन के जो आइडेंटिटीज होते हैं वो अपन जानते हैं कि इसको डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको अगर ट्वेल्थ के आपने ट्वेल्थ में पढ़ोगे, अगर 11th में तो आप 12th में पढ़ोगे, और 12th में तो आपने मैथ में एक चीज़ पढ़ी होगी, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, दैट इज़ डी एक्स वाई। क्योंकि आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो अपने पास क्या बनेगा? ये एक कांस्टेंट मान लूँगा तो y इंटू डी एक्स बना, प्लस और इसको x कांस्टेंट बना तो dy बन जाएगा। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, वो क्या लिख सकता हूँ बताओ? मैं ये लिख सकता हूँ d इंटू एक्स वाई। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे की क्या होते हैं? एंटी होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये कैंसिल कर देंगे, ये गए तो अपने पास आया x, y। अपन को भी पता ही है कहाँ से कहाँ है, 3,2 से 1,1 तक। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3,2 आ जाएगा -1,1, यानी कि 6 - 1 दैट इज़ 5 जूल। ये आंसर था, ठीक है। तो सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल था। बस आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी ध्यान रखनी थी, ठीक है। और तो ये आप ऐसे कर सकते हो। आगे बढ़े क्या? ठीक है। वैसे बहुत सारी और भी आइडेंटिटी होती है डायरेक्ट सॉल्व करने की, वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्या? चलो, अब देखो यहाँ पे एक बार कितना रहा है, मैं देख लेता कौन कौन से टॉपिक बाकी रहे। चलो, एक और सवाल है। देखो, अपन को क्या दिया है? फोर्स और एक्स का डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आपको फोर्स और एक्स का ग्राफ दिया होता है, ठीक है, ये अपन को बात, फोर्स है, ये एक्स है, इसका कुछ ना कुछ ग्राफ दिया होता है, तो अपन को इसका जो एरिया देता है, ठीक है, एरिया आपको याद रखना है, एरिया अंडर द एफ वर्सेस एक्स ग्राफ, वो अपन को देता है, दैट इज वर्क डन। क्या ये बात समझ में आ गई? इस फोर्स के द्वारा वर्क डन देता है। तो बस यहाँ पे वही सवाल है कि इसका वर्क डन निकालना है -2 से 2 और 0 के बीच में और इसके बीच में। तो बस इसका एरिया निकाल दो, तो ये अपने पास हो जाएगा, दैट इज 1/2 इंटू 2 इंटू 10, और ये नेगेटिव का आएगा तो -10 जूल आ गया, और ऐसे कैसे सिमेट्रिक से अपन इसका आ जाएगा 10 जूल, ठीक है। तो ये अपने पास ऑप्शन निकल के आता है, ठीक है। सिंपल सवाल है, तो आप निकाल सकते हो इसका आंसर। आगे बढ़े क्या? चलो, अब ये जो वर्क डन का था अपने पास, जो कंसेप्ट था और इसके ऊपर क्वेश्चन थे, वो अपन ने कर लिए। अब आते हैं अपने पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एक मोशन से लेके मोशन से ये रिलेटेड होती है कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है, वी वेलोसिटी से चल रही होती है, तो अपन कहते हैं कि उसके पास एक एनर्जी है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी।
और इसको लिखने का जो फॉर्मूला होता है डेट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसका मास एम है और ये अगर वी वेलोसिटी से जा रही है तो अपन कहेंगे कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है एम वी स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। और इनके बीच में रिलेशन देखें मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है? ये होता है एम वी। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। एक एम को नीचे लेके आता हूँ तो पी स्क्वायर बाय एम, तो ये अपने पास बन जाएगा एम वी स्क्वायर। अब डिवाइड करता हूँ 2 से तो अपने पास ये क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आगे निकल गई दैट इज़ पी स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ से जो p निकल के आएगा दैट इज़ रूट 2m के ई। ठीक है, ये सारे फार्मूले लिखे कैसे निकल के आए ये, तो सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। आगे बढ़े, चलो सवाल पूछा है कि अ बॉडी हैज हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो। अपन को काइनेटिक एनर्जी को रेशियो दिया है और क्या बोला है? सेम लीनियर मोमेंटम है तो उनके मासेज। अभी जस्ट अपन ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो अपन को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब ऐसा केस होता है तो अगर रेशियो उल्टे हो जाते हैं, नहीं बस कोई ज़्यादा टफ सवाल था नहीं, ईजी सवाल। ये अच्छा सवाल है, ठीक है। 2023 का आया अप्रैल अटैम्प्ट का है। क्या बोला है कि अपन को मोमेंटम में इंक्रीज कर दिया 50%। इंक्रीज बाय, यहाँ पे देखना इंक्रीज होता है, एक इंक्रीज बाय होता है। इन दोनों में आपको लैंग्वेज को समझना है। एक तो इंक्रीजिंग कर दिया है, ठीक है, यानी कि इसका 50% अपन ने इंक्रीज हो गया, ठीक है। और एक है कि इंक्रीज बाय, अपन ने इंक्रीज 50% उसमें और इंक्रीज कर दिया, यानी कि इसका जो पी इनिशियल था वो पी था तो पी फाइनल हो जाएगा अपने पास। पी था ही, उसमें अपन ने 50% और इंक्रीज कर दिया। ये 50% है, इसमें इंक्रीज कर दिया दैट इज अपने पास हो जाएगा 1.5 पी। ये पी फाइनल आ गया। क्या बात समझ आई क्या? और अपन को क्या पूछा गया है कि परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो जब भी आपको परसेंटेज चेंज लिखना होता है, किसी का भी परसेंटेज चेंज लिखना होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है, इंटू 100 कर दो, ये आ गया अपने पास परसेंटेज। तो अपन को काइनेटिक एनर्जी लिखनी है दैट इज काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल अपॉन काइनेटिक इनिशियल इंटू 100। तो ये अपने पास आ जाएगा दैट इज परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि ये आ जाएगा। तो यहाँ से परसेंटेज चेंज लिखना है तो मेरे को देखो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी? इनिशियल पी अगर दिया तो पी स्क्वायर बाय 2m, और अगर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखूँ तो क्या हो जाएगा? 1.5 पी का स्क्वायर अपॉन 2m। मास सेम ही है इसका, तो ये हो जाएगा 2.25 पी स्क्वायर बाय 2m, यानी कि ये कितना टाइम्स हो गया? 2.25 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की, है ना, इतनी टाइम की हो गई। ये आ गई अपने पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल की। तो यहाँ से बस वही लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू 2.25 काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू लिख दिया 100, ठीक है। तो यहाँ से अपन कलर को चेंज कर, देखो ये कॉमन आ जाएगा तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1.25 100 इज इक्वल टू 125%। दैट इज आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। 125% बढ़ जाएगी। बस ऐसे करना था सॉल्व, आपके पास फॉर्मूले होता आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी अपने पास काइनेटिक एनर्जी का जो कंसेप्ट था वो क्लियर होता है। अब आते हैं अपन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो जिसका जो वर्कडन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि यहाँ से ये यहाँ तक चला सीधा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और ये इसी से होकर इस पाथ से चला, तो दोनों के कारण जो वर्कडन आया दैट इज W1 और W2 वो अगर सेम है तो इस फोर्स को कहेंगे अपन, क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। बस वही लिखा है, फोर्स हुज वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिपेंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, यानी कि जो भी पाथ से अपन गए उसके ऊपर डिपेंड नहीं करके उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सेम है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ठीक है, ठीक है, दोनों पाथ के लिए, तो उनका जो वर्क डन होता है वो कंजर्वेटिव का सेम होता है, ठीक है। तो ये था, आगे बढ़ते हैं।
कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? स्प्रिंग फोर्स भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एनजी, ठीक है। ये क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। आपको याद रखना है कंजर्वेटिव फोर्स ये है तीनों। अब जो ऐसे फोर्स जिसके ऊपर जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मान लो कि यहाँ से गया, यहाँ से गया, ठीक है, ये अपने पास ए बी है और ये सी है, तो यहाँ पे आ गया W1 W2 और W3, तो यहाँ से W1 नॉट इक्वल टू W2 नॉट इक्वल टू W3। अगर ऐसा है तो ये अपने पास जो फोर्स है वो क्या कहेंगे अपन? नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, विस्कोसिटी अपन पढ़ेंगे फ्लूइड में, फ्रिक्शन अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स मेजर होता है, अपन ने नॉन कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी है, फील्ड का भी जो फोर्स लगता है वो अपन क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। अपन पढ़ेंगे आगे, 12th का पार्ट है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक में अपन पढ़ेंगे ये वाला। पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी को एक्चुअल में डिफाइन ही किया गया है एक कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेट करके, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ही वहीं से निकलती है। तो इन्होंने ये बोला कि कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इनका कंजर्वेटिव फोर्स से ही ये रिलेटेड होती है, ठीक है। और ये जो होती है अपने पास, दैट इज यू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। और जो ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है उसका नेगेटिव जो अपने पास आता है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हमेशा एक आप याद रखना किसी भी चीज़ का कि अपन किसी भी पॉइंट पर अपन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसी के रेफरेंस पे अपन देख सकते हैं कितनी चेंज हो रही है, वो देख सकते हैं, चेंज देख सकते हैं, बट अपन किसी पॉइंट पर कि इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो अपन फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन काइनेटिक एनर्जी अपन फाइंड कर सकते हैं कि अगर ये वी वेलोसिटी से जा रहे हैं जिसका मास m है, तो अपन हाफ mv² करके लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो यही है सारी चीज़ें। तो चेंज ऑन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। इसका बस डेफिनेशन ही यही से निकलती है कि जो अपन ने कंजर्वेटिव फोर्स है उनके वर्क डन किया, उनका नेगेटिव ही अपन को क्या देता है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अपन को पता है कंजर्वेटिव फोर्स mg है, ठीक है। मैं इसको ऊपर h हाइट लेके जाता हूँ, ठीक है, इसको लेके आ गया, तो इसको मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके इक्वल है? mg के, ठीक है। धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब दोनों की इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है नेट, तो यहाँ पे अपन ये एक्सटर्नल है वो इक्वल है, बस ऑपोजिट साइड में। तो मैंने जो एक्सटर्नल लगा के वर्क डन किया, यानी मैंने जो एनर्जी खर्च की वर्क डन करके, वो कहाँ चली गई? इसके पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर हो गई, इसके पोटेंशियल फॉर्म में क्या हो गई? स्टोर हो गई। अब इस ब्लॉक के अगर मैं मान लो यहाँ पे रेफरेंस मानता हूँ, तो रेफरेंस की हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो जब मैं यहाँ h हाइट पे बढ़ जाता हूँ तो यहाँ पे ब्लॉक के अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई। वो कौन सी एनर्जी स्टोर हुई? जो मैंने एक्सटर्नल इस mg के अगेंस्ट जो मैंने वर्क डन किया वो इसके अंदर स्टोर हो गई। तो बस इसका ऑपोजिट कर देता हूँ नेगेटिव कंजर्वेटिव का, तो वो अपने पास क्या आ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने पास एक वही है, मैंने अभी बताया था जस्ट कि ऊपर लेके जाते हैं h, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अपन इसको रेफरेंस मान लेते हैं, रेफरेंस इसकी पोटेंशियल 0 हो जाती है mg। तो यहाँ पे अपन ने जो वर्क डन किया, देखो ये अपने पास आ जाएगा mg, h हाइट पे गए, ठीक है। तो कंजर्वेटिव वर्क डन कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा अपने पास, दोनों ऑपोजिट है तो माइनस आ जाएगा mgh। और अपन जानते हैं कि डेल्टा यू होता है, कितना होता है? माइनस का WC, तो ये हो जाएगा माइनस mgh। तो ये आ गया अपने पास डेल्टा यू डेट इजिकल टू mgh, ठीक है। mgh आ गया, और ये अपने पास होता है u2 माइनस u1 इजिकल टू mgh। और u1 मान अपन इन सेल में रेफरेंस 0 मान लेते तो अपने पास u निकल के आता है mgh, ठीक है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, अपन रेफरेंस से देखिए, नहीं तो अपन मोस्ट ऑफ अपन चेंज लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़े क्या? चलो, तो ये था। अब आते हैं अपन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो अपन यहाँ पे इसकी भी क्या लिख सकते हैं? अपन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो देखो कैसे लिखेंगे। इनिशियल में ये नेचुरल लेंथ पे थी, ठीक है, और जैसे यहाँ से मैं यहाँ पे वी वेलोसिटी से यहाँ पे कंप्रेस होगा,
ठीक है, ये क्या हो जाएगी कंप्रेस, या इसको ऐसे मैंने कंप्रेस कर दी, ठीक है, ये अपने पास एक्स डिस्प्लेस हुई, तो इसका एक फोर्स लगता है दैट इज स्प्रिंग फोर्स, और वो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा के एक्स, और ये माइनस लगता है, ठीक है। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट ऑपोजिट, मैंने अगर इस तरफ डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग इसको इस तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये वेरिएबल फोर्स है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, ये लिख सकते हैं के एक्स माइनस का दैट इज डी एक्स, लिख सकते हैं ना। और ये अगर मान लो x जीरो मानता है ना, इसके लिए x जीरो मानता हूँ और x फाइनल x मानता हूँ, तो जीरो से x के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, वर्क डन लिख सकते हैं कंजर्वेटिव वाला। तो ये अपने पास कंजर्वेटिव वाला वर्क डन आ जाएगा फोर्स का, दैट इज के एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये क्या आएगा माइनस का आएगा, ये अपने पास फॉर्मूला निकल गया है। और डेल्टा यू अपन जानते हैं वो क्या होता है माइनस डब्ल्यू सी, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है, हाफ के एक्स, आप इस तरफ भी लोगे तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर निकल के आएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है ये एचएचएम कर रहा है, और अपन आगे इस किसी न किसी चैप्टर में पढ़ेंगे एसएचएम को, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आते हैं अपन वर्क एनर्जी थ्योरम पे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है कोई भी, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक कंजर्वेटिव भी लग रहा है, ठीक है, एक नॉन कंजर्वेटिव भी लग रहा है, ठीक है, और एक्सटर्नल भी लग रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल लग रहा है। तो इन सब फोर्स के द्वारा जो वर्कडन है, वर्कडन ऑफ कंजर्वेटिव, वर्कडन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव, वर्कडन ऑफ एक्सटर्नल, जितने भी फोर्स है ऑल फोर्सेज, वो उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। यानी कि अगर मान लो इसकी वेलोसिटी v1 थी, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 हो गई, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m v1 स्क्वायर, इसका मास m ही है, इसका मास भी m ही है, वही एक ही है, तो यहाँ पे हो जाएगी हाफ m v2 स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ wc प्लस wnc w एक्सटर्नल इज इक्वल टू हाफ m कॉमन ले लूँगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये थ्योरम थी अपने पास, ठीक है। इसको ही अपन को क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो यहाँ पे लिखा है कि द टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय ऑल फोर्सेज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जितने भी फोर्स है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, एक्सटर्नल, उनके द्वारा जितना भी वर्क डन होता है वो उनके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। आगे बढ़े क्या, अब यहाँ से एक और थ्योरम निकल के आती है, इसको अपन बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे है निकल के आता है, देखो ध्यान से, अपन ने अभी जस्ट लिखा कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ पे F नॉन कंजर्वेटिव एंड F एक्सटर्नल एब्सेंट है, जीरो है, तो यहाँ पे दोनों का वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव आ जाएगा दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये अपन लिख सकते हैं कि इसको डेल्टा माइनस यू इज इक्वल टू डेल्टा के ई, ठीक है, लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से अपने पास इस तरफ आ जाएगा, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई वो जीरो आ रहा है, चेंज दोनों में नेट कितना आ रहा है जीरो। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से u इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस के फाइनल। बस आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये है अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, ये अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन, बात ये आपको याद आएगी नहीं, ठीक है। तो ये है अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही है अपने पास, देखो ये स्प्रिंग फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे एक एक्ट कर रहा है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, बाकी सारे फोर्स एब्सेंट है, तो डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकता हूँ वो ये। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल कितना है, देखो ये नेचुरल लेंथ पे
जीरो है, ठीक है। इसका इनिशियल कितनी थी, हाफ एम, ठीक है। फाइनल में क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, अपन जानते हैं के एक्स स्क्वायर, के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ दैट स्प्रिंग के स्क्वायर, और फाइनल में ये रुक जाएगा तो जीरो। यानी यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालते हो मैक्सिमम, वो कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो वो आ जाएगी अपने पास एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन के। बस ये आपके पास निकल के आ गया आंसर, ठीक है, सिंपल है। यानी कि इस स्प्रिंग में क्या हो रहा था कि इनिशियल में ये इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, नेचुरल लेंथ पे थी, लेकिन इसके पास थी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी इस ब्लॉक के पास, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी इसने किसको दे दी, इस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गई, स्टोर हो गई, और ये रुक गया ब्लॉक। बस ये आपको याद रखना था, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये अच्छा सवाल है, ये आपके लिए ऐसे एक प्रकार से होमवर्क दे देता हूँ, नहीं करा ही देता हूँ, ठीक है। क्या बोला है कि इनिशियल में ये अपने पास वी नॉट से जा रहे हैं, ऐसे वी नॉट से जा रहे हैं, तो ध्यान से देखो, और ये नेचुरल लेंथ पे है, तो कहें इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज जीरो। तो यहाँ पे वही इनिशियल प्लस यू फाइन, गलत लिख दिया, के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो यहाँ से यू इनिशियल कितनी है, जीरो है, काइनेटिक कितनी है, 2 टाइम्स है, दोनों की है, तो ये हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, वी ही दिया है, और वैसे वी की वैल्यू अपन को दी है कि नहीं, वी दिया है, चलो ठीक है, ये हो जाएगा। देखो अब ये मैक्सिमम इलोंगेट हो जाएगी, दैट इज हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, और दूर जाके ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास निकल के आता है, और इसमें एम की वैल्यू दी है, ठीक है, 250 ग्राम, यानी कि इसका जो मास दिया है वो 1/4 kg दिया है, और के की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1/4 आ जाएगा, ये वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा 1/2 इंटू 2 वैल्यू दी है एक्स। तो यहाँ से अपने पास जो एक्स मैक्सिमम आया है दैट इज़ वी नॉट स्क्वायर बाय स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर एक्स और ये 4 आ गया, तो इसका मैं अगर आगे रूट करके लिखता हूँ तो अपने पास मैक्सिमम निकल के आता है, दैट इज़ वी नॉट बाय 2। सिंपल सवाल था, कोई ज़्यादा टफ था नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसे ही एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर अच्छे सवाल आते हैं, आपको सीखना है। ये आपको होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है। चलो ये करा ही देता हूँ। क्या बोला है इसमें कि अगर स्लोली लेके जाता हूँ तब इसके अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा, और सडनली लेके जाता हूँ तो इसके अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा, तो वो समझ लेते हैं। देखो स्लोली लेके जा रहा हूँ, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, इसको धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, तो ऊपर का जो इसके पास के एक्स लगेगा दैट इज एम जी के इक्वल होगा नेट इसके बचे। तो यहाँ से अपने पास के मैक्सिमम आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, पहला केस बता रहा हूँ मैं, तो एक्स मैक्सिमम इसके केस में तो आ गया दैट इज एम जी बाय के, ठीक है, ये एक्स मैक्सिमम आ गया। दूसरा केस क्या बोला है कि सडनली अगर छोड़ देता हूँ तब इस केस में कितना होगा, तो वैसे तो मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन ये है क्योंकि ये 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। वो कैसे आता है, देखो यहाँ से अपने पास क्या है, यहाँ पे था नेचुरल लेंथ, अब ये यहाँ से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया एक्स, और इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ये नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा। तो जब इस केस में होता है तब इसका के एक्स ग्रेटर देन होता है एम जी के, और इस केस में होता है के एक्स लेस देन एम जी के होता है। तो एम जी ज़्यादा होगा तो नीचे आएगा, फिर इस केस में वापस क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, इस केस में ये ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होता है एम जी के, और इसमें ये ज़्यादा होता है एम जी के, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम जी ज़्यादा होगा तो नीचे आएगा, ठीक है, और वापस ये के एक्स ज़्यादा हो जाएगा तो वापस ऊपर जाएगा। यानी कि इसके क्या अबाउट क्या कर रहा है, ये एस एच एम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एस एच एम कर रहा है। तो यहाँ से अगर ये एक्स डिस्प्लेस हुआ तो ये अपने पास कितना हो गया, एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्स मैक्सिमम हो गया वो कितना हो गया, 2x, और 2x की वैल्यू अपन को पता है कि ये बैलेंसिंग के केस में ये हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, के एक्स एम जी बाय के, तो ये निकल के आता है, लिख सकते हो आप, ठीक है, सिंपल था, ये हो जाएगा। आगे बढ़े क्या, अच्छा सवाल था ये। अब क्या बोला गया अपन को, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, द इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 5 मीटर इज स्मूथ बट ग्राउंड इज रफ। यहाँ से अपन को रफ दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आगे ये रुक जाता है। देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, ठीक है, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के,
और यहाँ पे आप ये कर सकते हो, दैट इज़ काइनेमेटिक्स यूज़ करके, ठीक है, काइनेमेटिक्स यूज़ करके आप कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो अपन को डिस्टेंस बतानी है कि देखो यहाँ पे जब आएगा तब इसकी वेलोसिटी कुछ ना कोई v होगी, ठीक है, यहाँ से 0 से जोड़ा गया है, तो अपन को पता है यहाँ पे वेलोसिटी होगी, दैट इज़ ये होती है v√2gh, ठीक है। तो v होती है, आपको ये मैंने कैसे डायरेक्ट लिखी, ये आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। देखो mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में चली गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी में, तो यहाँ से m से m कैंसिल, तो ये 2gh हो जाएगा और रूट करके v लिख दूँगा। तो यहाँ से वेलोसिटी, तो यहाँ से कितने जाएगी 2 × 10 इंटू हाइट कितनी है 5, तो ये 10 10 यानी कि 10 आ गई। तो यहाँ से ये 10 से जा रही है इस तरफ, फाइनल में रुक गई, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो तब तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, ये कैसे हो जाएगा, ये अपने पास क्या बोला है 5 मीटर, म्यू निकालना है ना, चलो म्यू भी दिया है, तो ये हो जाएगा अपने पास u² + 2a/s। और यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में कर रहा होगा, इसको अपोज कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा अपने पास μmg, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल है एस है, ये μmg हो जाएगा, और ये अपने पास ma के इक्वल होगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया अपने पास μg, और उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी ऑपोजिट। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि v फाइनल 0 है, इनिशियल 10 है, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 0² = 10 का स्क्वायर + 2 माइनस का μg आ जाएगा, और s डिस्प्लेसमेंट चला, ठीक है। तो यहाँ सारी चीज़ें दी है, आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है कि आप वर्कडन, जहाँ यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है उसका वर्कडन लिख सकते हो, ठीक है, उसका भी वर्कडन आप लिख सकते हो, तो वो उससे भी कर सकते हो, तो आपको आंसर निकल के आएगा लास्ट में, दैट इज़ 25 निकल के आ जाए, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था अपने पास कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वाले पोटेंशियल एनर्जी, और अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम देख ली, जहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन देख लिया। सबसे पहले अपन ने वर्क देखा था, ठीक है, फिर वर्क अपने थोड़ा बेसिक पढ़ के अपन ने इसके ऊपर सवाल किए, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वह वर्क अपने पास 2 फोर्सेज के होते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स का, एक वेरिएबल फोर्स का। कांस्टेंट फोर्स का कौन सा अपने पास वर्क डन होता है, वेरिएबल फोर्स का कौन सा वर्क डन होता है, ठीक है। अपन दोनों के फॉर्मूले लिखे, सवाल किए इसके ऊपर, फिर काइनेटिक एनर्जी पे आ गए, काइनेटिक एनर्जी में अपन ने देखा, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी आ गए जो कि कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है, ठीक है, और उनके ऊपर क्वेश्चन किए। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पे आ गए और एनर्जी कंजर्वेशन पे आ गए और उनके ऊपर सवाल किए। अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ पावर। देखो ज़िंदगी में पावर सबको चाहिए होती है, ठीक है, और अगर पावर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत, वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वो भी हार्ड वर्क, और किसके साथ में करना पड़ेगा, स्मार्टली करना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड वर्क बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आपको वो हार्ड वर्क कैसे करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क के साथ, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो आपके पास हो सकता है पावर आ जाए, ठीक है। और अपने पास 2 टाइप की पावर होती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। वैसे अपन ने काइनेमेटिक्स में एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ लिया था, तो यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज अगर लिखना है तो मुझे नेट लिखना पड़ेगा, टोटल वर्क डन और टोटल टाइम में कितना हो गया, और अगर इंस्टेंटेनियस पर लिखना है तो उसका मैं डिफरेंशियल। और ये फार्मूला आपको याद ही रखना है, दैट इज़ P = F वेक्टर डॉट V वेक्टर, वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट फोर्स के साथ इस अपन को देता है पावर। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल आया है, द रेशियो ऑफ पावर्स ऑफ 2 मोटर्स, मोटर का पावर का रेशियो दिया है, और क्या बोला है अपन को, बताओ, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। अपन को पावर के रेशियो दिए, ठीक है, पावर का रेशियो दैट इज P1/P2 का रेशियो दिया है 3√x/√x + 1। क्या यही दिया है क्या अपन को, हाँ, तो ये अपने पास पावर का रेशियो दिए, और क्या बोला है, दैट आर कैपेबल ऑफ राइजिंग, हाँ 2 kg। एक मास दिया है अपन को m1, वो अपन को 300 kg दिया है। हाइट अपन को इसको कहाँ तक लेके जाना है, 5 मिनट, टाइम दिया है 5 मिनट, इसको मैं 5 इंटू कितना कर दूंगा 60, दैट इज़ 300, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। और क्या बोला है अपन को, रेस्पेक्टिव 2 मीटर, और ये 50 kg। देखो अपन को कहने का मतलब ये है कि डीप से अपन वाटर उठा रहे हैं, है ना। यहाँ पे मान लो कि ये अपने पास जो थी, यहाँ पे जो वर्कडन कर रहे हैं, वर्कडन क्या हो जाएगा, दैट इज़ mgh, ये आपको याद रखना है। तो पावर क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ, बस यहाँ पे लिख दिया तो एक बार बता ही देता हूँ। देखो पावर अपन होता है वर्कडन अपन टाइम, P1 क्या होता है mgh1 हो जाएगा m1, ठीक है, h1,
अपॉन T1 यहाँ से लिख दिया, ठीक है। ये P2 क्या हो जाएगा, M2 जो भी है, इन दोनों का रेशियो लिया तो अपने पास निकल के आता है दैट इज़ 12/5। अब देखो 12/5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3√x अपॉन कितना हो जाएगा ये √x + 1। तो ऐसे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे ऐसे बनेगा, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो। देखो ये अपने पास आ गया 4/5 = √x + 1। तो यहाँ पे 4 को अपन क्या लिख सकते, इसको क्या लिख सकते हैं, √16 का लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √16 + 1। ध्यान से देखोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 + 1 5 हो जाएगा। तो वही आ रहा था ना कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 16, है ना। ये अपने पास निकल के आ रही है x की वैल्यू, आंसर ये आ जाएगी, ठीक है। कोई ज़्यादा सवाल टफ आते नहीं, बस आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी। आगे बढ़े क्या, एक और दिया है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिन टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ, ये यहाँ पे डिपेंडेंट फोर्स, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, टाइम वेरिएबल है, यानी कि ये वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स है तो क्या करेंगे बताओ। और यहाँ पे ये दिया है पावर डेवलप बाय पावर अबोव द फोर्स इन टाइम टू सेकेंड, ठीक है। पावर निकाल, तो जब भी आपको फोर्स दिया है और ऐसे निकालना तो क्या करोगे आप, सबसे पहले ध्यान रखना, अपन को पता है पावर और ऐसा दिया है तो अपने पास फॉर्मूला आना निकलना है ये वाला। अब मेरे को वी चाहिए, फोर्स से डॉट प्रोडक्ट के लिए फोर्स अपॉन मास होता है दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मुझे निकालना है तो एक्सेलरेशन का dt के साथ रेस्पेक्ट होता है, ये अपन को v दे देगा, यहाँ से भी आ सकता है। तो 1 kg है तो अपने पास वही हो जाएगा ti + 3t² j। ये एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन को अपन वापस कर देते हैं ti + 3t² j और dt हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास, इस t का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t² / 2i और ये 3 यानी कि t³ हो जाएगा और ये j, ये अपने पास आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो यहाँ से अपने पास पावर आएगी f t का इसके साथ यानी कि t³ / 2 प्लस इस 3t का स्क्वायर के साथ t³ यानी 3t⁵ और किस टाइम पे पूछा है ये 2 सेकंड पे, t = 2 सेकंड पूछा है तो p आ जाएगा अपने पास 2⁵, ये 2 यानी कि अपने पास आ गया 4, ठीक है। ये आ गया 4 + 3 32। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 और 9 100 आ जाएगा, है ना। ये अपने पास आंसर निकल के आएगा दैट इज़ 100 जूल, सॉरी पावर आ गई वाट में, है ना, 100 वाट आ जाएगी पावर। तो ऐसे करना, तो अच्छा सवाल है ये, हो सकता है आपको किसी न किसी शिफ्ट में ये वापस दिख जाएगा, ठीक है। आपको ये पैटर्न याद रखना है। अब जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार मेंस में और आईआईटी में पूछा गया है कि अगर मुझे क्या क्या होना चाहिए फोर्स की वैल्यू जिससे अपन को कांस्टेंट जो पावर है वो डिलीवर हो। तो ध्यान से देखो, अगर कांस्टेंट, देखो फोर्स वेरिएबल होता है मोस्ट ऑफ केस में, तो अपन को कांस्टेंट पावर मिलेगी नहीं, है ही नहीं। अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये फोर्स की वजह से एक्सेलरेट होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो अपन के पास पावर है दैट इज़ F.v। तो ये पावर वेलोसिटी अगर चेंज हो रही तो पावर भी चेंज हो रही होगी। लेकिन मुझे क्या करो कि अगर इसका जो पावर है वो डीलर कांस्टेंट हो, क्या फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, तो कैसे लिखेंगे बताओ। देखो पावर अपने पास ये कांस्टेंट है दैट इज़ F/v होता है, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, v भी इस तरफ होगा, तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं बताओ। ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे आगे बढ़े क्या, हाँ यही लिख, पावर होती है F.v, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैं लिख सकता हूँ F v, लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से F को तोड़ देते हैं, पावर हो जाएगा, ये होता है अपने पास m × a और ये हो गया v, तो ये m को नीचे भेज दिया, m को क्या लिख सकता हूँ, a को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ dv/dt, इस तरफ आ जाएगा तो v dv = p/m dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा तो v² / 2 आ जाएगा p/m × t। यहाँ से जो v निकल के आया है दैट इज़ 2p/m और t की पावर ⁻²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जो स्टार लगा रहा हूँ वो आपको याद रखना कि अगर मुझे, तो यहाँ पे वेलोसिटी को टाइम के रूट के प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा, ठीक है। ये वेलोसिटी क्या आती है,
अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा दैट इज़ वी डी टी। तो यहाँ से वी डी टी अपन को पता है, ये तो कांस्टेंट है 2p/m बार आ जाएगा। तो ये क्या से आ जाएगा, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 यानी कि t√2p/m, ठीक है। और ये हो जाएगा 3/2 और ये 3/2, 2 ऊपर आ जाएगा यानी कि अपने पास आ जाएगा 2/3√2pa/m और t की पावर 3/2, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होना चाहिए, टाइम की 3/2 पावर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े क्या, चलो। तो ये अपने पास क्या आ गया निकल के x, ठीक है। फोर्स निकल के आ सकता है अपने पास, फोर्स होता है अपन पावर अपॉन वेलोसिटी हो जाएगी, पावर है ये, वेलोसिटी है ये, तो पावर अपॉन ये हो जाएगा √2p/m और t की पावर 1/2 माइनस की आ जाएगी क्योंकि ऊपर जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा √2pm यानी कि pm/2 हो जाएगा और t की पावर 1 में ये अपने पास फोर्स निकल के आता है ये 1/2। तो ये मेन फार्मूले आपको बस याद रखने हैं। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला, ठीक है। इस केस में जो पावर होती है वो कांस्टेंट होती है, बस आपको ये 3 फार्मूले याद रखने थे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, होमवर्क है, आप कर लेना। डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है, बस कर लोगे आप, ठीक है। तो क्या करना है फिर बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो यही कंप्लीट करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। दैट इज़ नाम MM मैथ्स, ठीक है। इस चैनल को जुड़े रहना है और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चैनल से जुड़े रहना है और ये है अपना चैनल, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, ठीक है, ताकि उनको भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का लाभ मिले, ठीक है। तो अपन ने आज का लेक्चर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगला लेक्चर लेके आता हूँ, तब तक के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मैंने आपको बार बार बोलता हूँ क्या करना है, आपको अच्छे से टेस्ट देना है, ठीक है, और उनका एनालिसिस करना है और अपने मार्क्स देखने हैं कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट को अच्छे से बिल्ड करना है, जितने भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से पढ़ना है और उनके ऊपर PYQ लगाना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, तो मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।